आशा की झिलमिल को रोशन बनाए, ऊंचे उठे और छू ले गगन को, ऊंचे उठे और छू ले गगन को, सवेरे की सरगम को जीवन में लाया, ज्ञान के दीप जलाए। सभी को नमस्ते। हरिहर श्रद्धेय बाबा जी को नमन और कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। आज के सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम पिछले कुछ दिनों से मानवीय शिक्षण शोध संस्थान ग्राम परडा में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला इनमें सहभागी बहनों की प्रस्तुतियां सुन रहे हैं। तो इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आज हम सुनने जा रहे हैं ईश्विंदर दीदी को। ईश्विंदर दीदी जुड़ गई है। ईश्विंदर दीदी। हेलो दीदी, आपको सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ, जी जी। बहुत अच्छी तरह से। नमस्ते दीदी। हाँ, आज के सत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है दीदी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। श्रद्धेय बाबा जी को प्रणाम, योगेश भैया को असीम आभार और यहाँ उपस्थित सभी भाई बहनों को नमस्ते। मैं शुरू में ही ये बताना चाहूंगी प्लीज कि मैंने नोट्स अपने तकरीबन हिंदी इंग्लिश में बनाए हैं और मैं ट्रांसलेट करके अभी बोलूंगी और समझ मेरी बहुत कम है। अगर मुझसे कोई गलती हुई तो आप प्लीज मेरे को क्षमा कीजिए। आज यहाँ 10 वर्षीय पठन का अध्ययन ग्रुप में व्यक्त होने का मौका मुझे मिला है। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पहले कि मैं अपना अनुभव आपके साथ साझा करूं, मैं आपको बताना चाहती हूं कि मैं यहाँ तक कैसे पहुंची। मैं इसी साल जीवन विद्या से जुड़ी हूँ। 22 फरवरी के दिन जब पठन और अध्ययन का ग्रुप शुरू हुआ था, मैंने बचपन से ही 6-7 साल की उम्र से ही मेंटल लिस्ट बनानी शुरू की थी कि ये चीज मैं अपने बच्चों के साथ नहीं करूंगी। बड़े होने के बाद वो नेक इरादे मुझे याद नहीं रहे। मैंने शायद बच्चों को पालने में अपने मम्मी पापा से भी बहुत ज्यादा गलतियां की होंगी। आज मैं 51 ईयर्स की हूँ। मैंने अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं करी थी, कभी घर से बाहर काम नहीं किया था। शादी के 26 साल बाद मैं अपने पति के घर से बाहर निकली थी, ये कहकर कि मैं अब बच्चों के साथ रहूंगी। पति से अनबन और झगड़ा रहता था और मैं उस रिश्ते में और उस घर में बहुत नाखुश थी। मेरा एक बेटा है जो हमेशा इस कोशिश में रहता था कि मैं कुछ नया सीखूं और किसी अच्छे काम में अपना योगदान दूं। वो एक्सपीरियंशियल एजुकेटर है और उसका कहना था कि मम्मा ये फील्ड आपके लायक है, आपके मतलब का है, इस फील्ड में आपका इंटरेस्ट बनेगा, आप ये सीखिए और इस फील्ड में आइए। लेकिन मुझ में कभी कॉन्फिडेंस नहीं था, घर के बाहर कभी निकली नहीं थी और एक अपने पति के साथ एक रिश्ता जो टूट सा गया था, उसके बाद मेरा बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो गया था। मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत बड़ी फेलियर मैंने किया है अपनी जिंदगी में, बहुत बड़ा फेल हुआ, बहुत बड़ी फेलियर झेल किया है।
तो एक खुद में विश्वास नहीं था। फिर ये जीवन विद्या से जुड़ी तो ऐसा लगा कि कुछ नया सीखने का, अभी सही सीखने का मौका मिला है। फिर पता चला कि ये टीचर्स ट्रेनिंग का कोर्स हो रहा है, मई में पता चला। और ये भी पता चला कि ये सबके लिए खुला है, यहाँ पे कोई जेंडर और एज का बैरियर नहीं है, यहाँ क्वालिफिकेशन नहीं पूछी जा रही। ये कोर्स सभी के लिए है, चाहे माता पिता हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे बुआ मौसी हो, ये सभी के लिए खुला था। तो यहाँ ऐसा लगा कि बच्चों के साथ जो गलतियां की हैं, तो अभी आगे बढ़ने का मौका मिला है। अभी उन कुछ नया सीखकर उन गलतियों से उभरने का मौका मिला है। और मुंबई से हम जो टीचर्स आई थी हमको ट्रेन करने के लिए बुल्डाना में, रीडिंग प्री स्कूल से, उन्होंने एकदम बेसिक से शुरू किया था। उन्होंने हमें समझाया था कि आप बच्चों से डील करें, इससे पहले आप अपने आप से डील करिए। आप अपनी मान्यताएं, अपने बिलीफ सिस्टम्स को चेक करिए, आप में कहाँ गठाने हैं, आपको वो सुलझानी पड़ेंगी। पहले आप अपने आप को पहचानिए, अपने आप को समझिए। तो उनकी एक्टिविटीज इस तरीके से डिजाइन थी कि हम अपने बारे में इंट्रोस्पेक्ट करें। और थोड़ी एक्टिविटीज जो जो मुझे बहुत प्रभावित की, मैं उनके बारे में बोलूंगी। आप डेली सुबह के सत्र में आजकल सुन ही रहे हैं, हमारी बहनें हमको सारी एक्टिविटीज के बारे में बता रहे हैं। एक वो बीन बैग वाली एक्टिविटी, जिसमें हमको एक कपड़े की थैली बनानी थी और उसमें काले चने भर के बीन बैग बनाना था, और सर्कल में सब औरतों को खड़े होके एक दूसरे को पास करना था, फेंकना था एक दूसरे की ओर। तो मुझको एक दीदी से मिलता था और दूसरी दीदी को मैंने देना था। जिससे मिला उसी से लेना था हमेशा, और जिसको दिया उसी को हमेशा देना था। तो इस गेम में मैं चूक गई, मेरा ध्यान नहीं था सुमन दीदी की तरफ। उन्होंने जब मेरी तरफ फेंका तो मैं पकड़ नहीं पाई। ये गेम खेल के ये समझ आया कि मेरा ध्यान नहीं है, मुझे कोई कुछ दे रहा है, मेरा फोकस नहीं है, तो मैं ले नहीं पाती। और जब लिया है तो आगे उसको जिम्मेदारी से पास करना, उसको शेयर करना बहुत जरूरी है। तभी ये सिलसिला चलता रहेगा कि लेना और देना, एक दूसरे का ध्यान रखना, और बहुत फोकस रखना कि हमको कोई कोई कुछ दे रहा है तो उसका सम्मान करना और सम्मान पूर्वक आगे बढ़ाना। दूसरी एक गेम जो मेरे को बहुत अच्छी लगी, वो ट्रस्ट गेम मैं उसको बोलूंगी। उसमें ये था कि तीन बहनें एक साथ खड़ी होती थी, दो बहनें एक दूसरे की तरफ मुंह करके और एक बहन बीच में। तो जो बीच में था उसको अपना पूरे बॉडी का अपने पूरे शरीर का कंट्रोल छोड़ना था और गिरना था, पहले पीछे की ओर एक बहन की ओर। तो पीछे वाली बहन पकड़ लेती थी और धक्का मारती थी धीरे से, और वो सामने की ओर और फिर झूलती थी। फिर सामने वाली बहन धक्का मारती थी। तो इस तरीके से बीच वाली जो थी, जो व्यक्ति था, उसको झूलना था बीच में। और इस गेम में देखा कि काफी लोग अपना पूरा शरीर छोड़ के अपना कंट्रोल नहीं छोड़ पा रहे थे। और मेरे को बहुत हैरानी हुई, क्योंकि जो 4-5 बहनें बाद में सामने आई, वो बहुत दुबली पतली थी और मेरा वजन काफी ज्यादा है। तो मेरे को लगा कि मैं इतनी मोटी होके अपना वेट छोड़ पा रही हूँ, भरोसा कर पा रही हूँ कि मेरे को कोई पकड़ेगा, तो ये क्यों नहीं कर पा रही है, तो इतनी दुबली पतली हैं, इनको क्या समस्या है। फिर पता चला कि ये वेट की समस्या नहीं है, ये मोटे पतले का कोई इससे लेना देना नहीं है। ये
हाँ, ये बात है कि हम सेल्फ कंट्रोल, एक जो रिजिडिटी है वो हम छोड़ नहीं पाते, हम भरोसा नहीं कर पाते कि और कोई को आ, हमारा ध्यान रख पाएगा। हम एकदम रिजिड हो जाते हैं। और ये वाली गेम वो टीचर्स ने काफी दिनों बाद खिलाई थी, जैसे चौथे पांचवें दिन खिलाई थी वर्कशॉप के। तो एक माहौल पहले ही उन्होंने तैयार कर लिया था, हम सबको जोड़ लिया था उन्होंने। एक दूसरे के ऊपर हमको विश्वास हो गया था, हमारी मैत्री हो गई थी, हमको भरोसा हो गया था कि हम यहाँ पे सेफ फील करते थे। तो ये एक विश्वास की गेम, जिसमें ये समझ में आया कि आपको अगर विश्वास नहीं है तो आप अपनी चीज को ही पकड़ पकड़ के बैठते हैं, आप भरोसा नहीं कर पाते तो आप छोड़ नहीं पाते अपना, फिर आप कुछ नया सीख भी नहीं पाते या फिर किसी की मदद भी नहीं ले पाते। एक और एक्टिविटी जो मेरे को बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी वो हैंडवर्क था। मैंने कई सालों से निटिंग नहीं की थी, और यहाँ पे हमको 2 फिंगर निटिंग, 4 फिंगर निटिंग और फिर सिलाइयों पे निटिंग सिखाई गई। ये टीचर्स जो स्कूल रन करती हैं मुंबई में, वो नो प्लास्टिक जोन है। वहाँ पे प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिक के खिलौने कुछ भी नहीं है प्लास्टिक का। सारे खिलौने ये टीचर्स अपने हाथ से बनाते हैं, सिलाई करके, बुन के, और ये उन्होंने हमको सिखाया। तो इतने सालों से हम बाजार की चीजें यूज कर रहे हैं, बाजार के खिलौने ही यूज कर रहे हैं, और अभी बहनों के साथ बैठ के एक नया कुछ सीखने का मौका मिला, और वो मैं सीख पाई। मेरे को बहुत अच्छा लगा। और फिर पता चला कि ये बुनने से दोनों ब्रेन के हेमिस्फेयर्स स्टिमुलेट होते हैं, और इससे मेंटल कोऑर्डिनेशन बढ़ती है, इससे ब्रेन का मेमोरी फंक्शन अच्छा होता है और मजबूत होता है। फिर एक एक्टिविटी जो मेरे लिए काफी इंसाइटफुल थी, वो कम्युनिटी ड्राइंग वाला। कि हमारा जो ग्रुप था, छोटे छोटे ग्रुप हमारे बनाए गए थे, हमारा ग्रुप था, और हमको बोला गया कि आप कुछ ड्रॉ कीजिए, आपके पसंद का लैंडस्केप आपने कलर करना है, ड्रॉ करना है। तो मैंने ड्रॉ करना शुरू किया, और 5 मिनट में ही बोला गया कि आपका पेज पास करो। तो वो पास होते होते मेरे को, मतलब मेरे को किसी और का पेज मिला, मेरे को उसमें ड्रॉ करना था, फिर ऐसे पास होते होते फिर वो ड्राइंग कंप्लीट हुई पूरे ग्रुप में। और जब आखिरी में मेरा ही पेज मेरे पास वापस आया तो वो चित्र बहुत अलग था। यहाँ पे एक, पहले तो मेरे को एक डिसअपॉइंटमेंट हुई कि यार मैं कुछ कुछ और बना रही थी और ये बिल्कुल कुछ अलग है। फिर बाद में बातों के दौरान, मतलब वो टीचर्स हर एक एक्टिविटी के बाद हमको बैठ के पूछती थी कि आपने क्या सीखा, आपको कैसा लगा, आपने क्या सीखा इससे। तो यहाँ ये सीखा था कि जिन लोगों ने मेरी ड्राइंग में 5-5 मिनट भी काम किया है, उन्होंने अपनी समझ के हिसाब से सबसे अच्छा बनाने की कोशिश की है, सबसे अच्छा योगदान देने की कोशिश की है। और मेरे हाथ में जो आया वो, उसको मैंने पूरा समझा के नहीं, लेकिन मैंने भी उसको, उस पेंटिंग को कंप्लीट करने की कोशिश की, उस ड्राइंग को कंप्लीट करने की कोशिश की। फिर धीरे धीरे ये समझ में आया कि ये हमको ये सिखा रहा है कि जैसे एक बच्चा आता है आपके पास, तो उस बच्चे के अपने संस्कार होते हैं, अपने इरादे होते हैं, और हम उस पे अपनी सीख, अपने इरादे हम उसके ऊपर थोप देते हैं, जो हमको नहीं करना है। हमको सोचना है वो कहाँ से आ रहा है, हर बच्चा यूनिक होता है। और साथ में एक ये भी था कि माँ बाप ने हमारे जिंदगी के ड्राइंग में जो कलर्स भरे हैं, जो पेंट किया है, तो वो उन्होंने अपनी समझ के हिसाब से सबसे अच्छा किया है। और सारी एक्टिविटीज जो टीचर्स हमारे साथ कर रहे थे, उसमें
एक तालमेल, एक बहुत सुंदर तालमेल था। सभी बहनों ने आपके साथ 3 R's के बारे में भी बात की है बार बार, जो टीचर्स जिस हिसाब से चलती थी, रेवरेंस, रिदम एंड रेपिटिशन। तो इनके जो जो इन्होंने प्रोग्राम डिजाइन हमारे लिए किया था, ये सारी चीजें यहाँ दिखती थी। वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज थी, कुछ भी मोनोटोनस नहीं था। एक रिदम था, इस एक्टिविटी के बाद ये वाली एक्टिविटी होगी, डेली एक रिदम था। और बहुत सम्मान पूर्वक सब कुछ बहुत प्यार से सिखाया जाता था। और रेपिटेशन यानी वो बार बार सिखाया जाता था, बार बार, जैसे एक एक गाना भी 3-3 बार, और बहुत आराम से, बहुत सहज तरीके से सिखाया जाता था। बच्चे ज्यादातर बैठ नहीं पाते काफी देर तक, और हम छोटे छोटे, जैसे आजकल आम स्कूलों में जैसे देखते हैं कि उनको सुबह से दोपहर तक बिठाया जाता है, बिठा के सिखाया जाता है, लेकिन इनका पढ़ाने पढ़ाने का तरीका एकदम अलग था। ये उसी तरीके से हमको इंस्ट्रक्ट कर रहे थे, और कभी ये हमको गेम्स खिलाते थे, कभी ये हमको मूवमेंट कराते थे। जब हम बैठते थे टेक्स्ट रीडिंग के लिए, उसके बाद मूवमेंट जरूर कराते थे 45 मिनट्स या 1 घंटे के बाद। तो ये बहुत ही उनका एक ऐसा कार्यक्रम था कि आदमी हमेशा हमेशा, मतलब मेरे को अभी वर्ड नहीं आ रहा उसके लिए, लेकिन इंटरेस्टिंग था उनका प्रोग्राम, एंड मोनोटोनस नहीं था। और जो टीचर्स आए थे, उनमें से एक टीचर जो हमारी मेंटर थी, सुनीता टीचर, उन्होंने बताया हमको कि वो 47 की एज में उन्होंने ये स्कूल ज्वाइन किया था। 47 की एज में वो उनको उनको ये एडवर्टाइजमेंट दिखा था कि ट्रेनिंग नहीं चाहिए, कोई क्वालिफिकेशन नहीं पूछी जा रही, आप आइए और इंटरव्यू दीजिए। और सुनीता मैम ने वो जॉब का इंटरव्यू दिया, और रीडिंग ट्री में आज उनको 18 साल हो गए पढ़ाते हुए। तो ये बात सुनकर मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिली, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, अभी सीख सकती हूँ, और मैं भी कुछ कर सकती हूँ। सारी टीचर्स जो आई थी, उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की थी हमारे लिए। एक तो पूरा कोर्स उन्होंने इंग्लिश में हिंदी में डिजाइन किया था। सभी ने एक एक गाना हिंदी में ट्रांसलेट किया गया था, और सभी ने प्रैक्टिस किया, और उसके बाद पूरा कोर्स हमारे लिए हिंदी में डिजाइन किया। और सारी जो टीचर्स थी, उनका उनके व्यवहार से ही काफी कुछ सीखने को मिला हमको। उनका आपसी में आपसी जो यूनिटी थी, हार्मनी थी, उनका जो इतना सॉफ्ट एक बिहेवियर था, एक उनकी जो केयरिंग और शेयरिंग की एटीट्यूड थी, एक दूसरे का ध्यान रखती थी, उसी से बहुत कुछ सीखने का मिला। और हमारे साथ तो वो इतना ज्यादा प्रेम से उन्होंने सिखाया कि मुझे तो उन 10 दिनों में ऐसा और सॉरी, उस 6 दिनों में, उस कोर्स के दौरान ऐसा लगता था कि मैं एक बच्ची हूँ। हमारे सारे इनहिबिशंस उन्होंने हटा दिए। हम बच्चों के जैसे फुदकते थे, गाते थे, घूमते थे, और एक दूसरे से कनेक्ट होते थे, एक दूसरे से हाथ मिलाते थे, एक दूसरे को देख के मुस्कुराते थे, नए मित्र बनाते थे। तो एकदम ऐसा लगा कि जैसे हम बच्चे हैं। एक जो सबसे बड़ी बात मेरे को यहाँ पता चली इस कोर्स में, कि बच्चे 6 या 7 की उम्र तक लिखने पढ़ने के लायक नहीं रहते हैं। मैंने अपने बच्चों को जब पढ़ाया था, तब मैं देखती थी कि वो बहुत स्ट्रगल करते थे लिखते समय। तो मैं कोशिश करती थी कि ये छोटे छोटे अक्षर ना लिखकर ये इसके बजाय बड़े बड़े अक्षर लिखें, एक
एक पन्ना पकड़ाती थी और उस पे पेंट करके या ड्रॉ करके क्रेयॉन से बड़ा बड़ा लिखवाती थी, शेप्स बनवाती थी, स्लेट पे लिखवाती थी। और यहाँ मेरे को अभी पता चला कि आर्म्स के मसल्स ही डेवलप नहीं होते हैं बच्चे की लिखने के लायक, पेंसिल या पेन पकड़ने के लायक, और ब्रेन भी डेवलप नहीं होता रीडिंग के लिए। तो इसलिए ये टीचर्स दूसरे मेथड्स अडॉप्ट करते हैं ताकि हाथों के मसल्स और स्ट्रॉन्ग हो जाएं। और हाँ पापा। उनका कहना था कि 6 या 7 की उम्र में अरे बच्चे, तो उसमें ये बताइए कि आपको डिफरेंस क्या दिख रहा है, कि आपको जब 6 या 7 की उम्र में बच्चे अपने आप फिर लिखना पढ़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनका शरीर और उनका ब्रेन उस हिसाब से डेवलप हो जाता है। फिर हमारे साथ शेयर किया गया कि रुडोल्फ स्टाइनर ने 12 सेंसेस बताई हैं बच्चों की, जो बच्चों में होती हैं। तो 0 to 7 years में सेंसेस, 4 सेंसेस हैं: टच, वार्मथ, मूवमेंट और बैलेंस। वार्मथ का उन्होंने हमको ये बताया कि अगर के बच्चे को हमने ध्यान रखना है कि बच्चे का शरीर गर्म रहे, ठंडा ना हो। और गर्म खाना वो लोग अपने बच्चों को स्कूल में बनाकर खिलाते हैं, ये भी बताया उन्होंने कि के वार्मथ बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, हम गर्म खाना पका कर खिलाते हैं। उन्होंने हमको बताया कि वार्मथ अगर नहीं रहे बच्चे के जीवन में शुरू के सालों में, तो वो संवेदनहीन बन जाता है। फिर उन्होंने ये बताया कि अगर किसी बच्चे की स्पीच अफेक्टेड है तो मूवमेंट से करेक्ट हो सकती है। मूवमेंट यानी स्विंग्स पे, झूलों पे खेलना, खेलना कूदना, उससे भी स्पीच करेक्शन हो सकती है। ऐसे ही जैसे 0 to 7 के ये 4 सेंसेस हैं, बाकी एजेस के भी फिर 4 सेंसेस हैं। और उन्होंने हमको बताया कि उनका जो एडमिशन्स देने का जो तरीका है, तो वो बच्चों का इंटरव्यू नहीं लेते, वो पेरेंट्स का इंटरव्यू लेते हैं। और वो उनकी एक बहुत बड़ी क्राइटेरिया, बहुत बड़ी कंडीशन ये है कि टीवी घर में नहीं चलेगा, कि टीवी से बच्चों का अटेंशन स्पैन अफेक्ट होता है, क्योंकि बहुत फास्ट मूविंग इमेजेस रहती हैं। और पूरा कोर्स उन्होंने हमको बिल्कुल जैसे शुरुआत से बच्चे की डेवलपमेंट हमको समझाई कि आप अगर बच्चे की ग्रोथ के स्टेजेस को ही नहीं पहचानेंगे तो आप उसके साथ सही डील नहीं करेंगे। आपको पहले ये पहचानना है कि बच्चे के ग्रोथ की वेरियस स्टेजेस क्या हैं, कि किस पड़ाव पे वो कहाँ तक पहुंचा है। बाकी ये मेरा पहला अनुभव था एक रेजिडेंशियल शिविर का। मैंने फरवरी में ही जैसे मैंने जीवन विद्या ज्वाइन की, और मई में मैंने अपना पहला परिचय शिविर किया था यवतमाल में, लेकिन वो रेजिडेंशियल नहीं था। यहाँ पे एक ये पहला अनुभव था मेरा, जहाँ मैं एक संस्था में, अपने जीवन विद्या वाली संस्था में जैसे रह रही थी। और ये मेरे को बहुत ज्यादा, मेरा ये अनुभव बहुत ज्यादा, बहुत बहुत बड़ा था ये अनुभव मेरे लिए। सबसे पहले तो योगेश भैया ने हमको पहले या दूसरे दिन ही हमको ये बोला कि आप यहाँ ये एक संस्था नहीं है, यहाँ पे हम सब एक टीम है। और ये बोलकर हमको सबको जोड़ दिया। तो वहाँ पे सभी बहनें भागीदारी कर रही थी सारी व्यवस्था में। और साधन सुविधा की थोड़ी कमी थी, जो
थोड़ी परेशानी उसके कारण हुई, लेकिन पता नहीं इतनी महसूस नहीं हुई। एक उत्सव का अनुभव रहा वहाँ मेरे लिए। और मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये ऐसा कैसे हो सकता है कि एक उत्सव जैसा क्यों महसूस हो रहा है मेरे को, कि मैं एक उत्सव करके आई हूँ। शायद वहाँ पे जैसे भैया हमको आजकल मूल्यों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं, और मैं आपके साथ बहुत फ्रैंक रहूंगी, मेरे को मूल्यों का बहुत ज़्यादा नहीं समझता। किताब जब मैं खोलती हूँ तो वहाँ पे जो उनकी परिभाषा दी हुई है, तो वो भाषा से मैं और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ। लेकिन मेरे को इतना समझ में आया कि वहाँ मैं बहुत ज़्यादा कृतज्ञता महसूस कर रही थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मेरे को ये मौका मिला है। मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे को ये सीखने का मौका मिला है, मेरा एक सपना पूरा हो रहा है। और वही कृतज्ञता की भाव ने शायद, और जो पर्डा के भाई बहन है बहुत प्यार से हमारे लिए व्यवस्था की थी। सॉरी भी। एक मेरे को हमेशा जीवन विद्या के लोगों को मिलने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे मेरे को अपना परिवार मिल गया। शायद एक ये फीलिंग है कि यहाँ पे मेरे को सब अपनाते हैं, और एक माहौल ये है कि किसी में किसी भी आदमी में फर्क नहीं किया जाता। यहाँ कोई मेरा पद नहीं पूछ रहा, कोई मेरा धन नहीं देख रहा, कोई मेरे कुछ कुछ भी नहीं पूछा जा रहा। यहाँ पे एक सबको एक मानव होने के नाते उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा है। बाकी योगेश भैया की जो व्यवस्था देखी, अपने भाई पर्दा के भाई बहनों की जो व्यवस्था देखी, कि आखिरी में पूरे पूरे वर्कशॉप का रैप अप था। वहां पे सभी कुछ डिस्कस हुआ, एक्सपेंसेस डिस्कस हुए, फैसिलिटीज डिस्कस हुई, कौन सी व्यवस्था में हमको इम्प्रूवमेंट चाहिए वो डिस्कस हुआ, कि आगे से हम कैसे कर सकते हैं। तो ये एक सारे हमारे भाई बहनों ने हमको एक बहुत बड़ा मौका दिया, कुछ बहुत अच्छी चीज सीखने का। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी कि शालिनी अरोड़ा दीदी नागपुर से, इन्होंने मेरे को जोड़ा है जीवन विद्या से, ये बोल करके 10 वर्षीय पठन ग्रुप शुरू हो रहा है, सारी किताबें कवर होंगी, चलो आ जाओ, सब की कवर किया जाएगा। तो ये यहाँ पे मैं उनके कारण जुड़ी हूँ। और साथ में सुमन बाला दीदी को भी धन्यवाद, इन्होंने अपने नोट शेयर किए मेरे साथ, हम सब के साथ। मैं वो कोर्स के दौरान मैं ये सोचती थी कि मैं अभी सुनूं कि मैं लिखूं, मैं दोनों काम इकट्ठे नहीं कर सकती। तो वो नोट्स सुमन दीदी ने शेयर किए, और वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद दीदी, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। आपने ऐसी तरह से अपनी प्रस्तुति रखी, वो तो सबके सामने चित्रण ही हो गया। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही दीदी। और जो कुछ दूसरा हमें दे रहा है वो सम्मान से लेना, और उतने ही सम्मान से दूसरों को प्रदान करना, सही है दीदी, ये बहुत ही जरूरी है। और विश्वास की गेम आपने बताई, तो भरोसा नहीं करते तो छोड़ नहीं पाते और कुछ सीख नहीं पाते। बहनों में तालमेल, इसके ऊपर आपका ध्यान आकर्षण किया गया। रिदम, रिपीटेशन, रेवरेंस, इन त्रिसूत्री पर ये प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम में तो हम बच्चे बन गए थे, सही है दीदी, हम सब एक साथ बच्चे ही बन गए थे। तो धन्यवाद दीदी। अब मैं पिछले सप्ताह में
हमने जीवन मूल्य इस पर योगेश भैया जी से मार्गदर्शन पाया था। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ योगेश भैया जी को। योगेश भैया। नमस्ते दीदी, नमस्ते। मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, पहुंच रही है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद शिविंदर दीदी, आपकी भावपूर्ण प्रस्तुति के लिए। और जैसा हम सभी ने आपका जो सेवा भाव पूरे शिविर में देखा, तो ऐसे कहना बनता है कि आप तो मूल्यों को जी रहे थे। और जो संरक्षण, सुरक्षा और जो ममत्व आपके होने से, क्योंकि 60-70 बहनों का मुझे वैयक्तिक भी एक सोच तो था ही कि पूरा का पूरा जिम्मेदारी और उसमें सारा जो निभाना था, प्रबंधन था, वो सभी बहनों को ही सौंप दिया था। और सभी बंधुओं से निवेदन किया था कि इसमें कोई हस्तक्षेप जैसा नहीं हो। तो सभी परडा के बंधुओं ने भी इसका निर्वाह किया। और हम यह महसूस करना चाहते थे कि एक जो समानता की स्थिति है, जिन जीवन मूल्यों की हम चर्चा कर रहे हैं, ये जीवन इकाई में जो साम्यताएं हैं, जो समानताएं हैं भाव रूप में, वो सभी साम्यताएं, समानताएं हम सभी बंधुओं को आत्मसात हो और हमारे में ये विश्वास हो कि जितनी तन्मयता से हम प्रबंध करते हैं, उतनी ही तन्मयता या उससे अधिक तन्मयता के साथ हमारी बहनें भी प्रबंध को कर सकते हैं। और पूरे सप्ताह 10 दिन जिस तालमेल के साथ ये प्रबंध रहा, उसमें सभी बहनों का योगदान, कोई आगे आकर के किए और कोई सहयोग करके योगदान किए। एक मुद्दा शिकायत का नहीं आया। और जो एकाग्रता के साथ आत्मसात करने का प्रयास किया, उसी का परिणाम है कि एक शांति के साथ यह शिविर संपन्न हुआ। और उसका जो प्रभाव है वह इतना समय भी हो गया, तब भी आज भी हमारे मानसिकता में उत्सव जैसा एक प्रेरणा बनी हुई है। तो उसमें जो आपने एक साहसी कहूंगा ऐसे नए माहौल में आना और इतने अपरिचित बहनों के साथ वो सारा अधिकार से भी कुछ ध्यानाकर्षण करना, एक अनुशासन बनाए रखना,
ये जो हमारी जिंदगियों में ये जो छोटे छोटे महत्वपूर्ण और गहरे भाव हैं, इन सभी भावों का हमको लगता है कि संग्रह सुविधा की होड़ में अवमूल्यन हो गया। और अगर यही छोटे छोटे मुद्दों पर हम जोड़ करके नहीं देखेंगे तो हमें मानव का अध्ययन कैसे होगा। तो यह बात अवश्य है कि जो पूज्य बाबा जी ने अनुभव किया इन मूल्यों का, उनको उन्होंने मानव भाषा में कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए और उनकी परिभाषाएं, व्याख्याएं, आवश्यक जगह पर स्पष्टीकरण ऐसे सजाया है। तो वाङ्मय और व्यक्ति जो भी अभी आपने लिखा, ये एक व्याख्या प्रस्तुत की, परंतु लिखा हुआ तो शब्द रूप में कॉपी में दिख रहा होगा। उसके साथ जब हम अभिव्यक्त होते हैं तो उन शब्दों से हम बड़े हैं, हमने ही वो शब्द लिखे हैं। आदमी कोई बड़ी चीज है, आदमी की योग्यताएं बड़ी हैं और उसका जो प्रभाव है यह गुणात्मक है। यह हमें समझ में आना ऐसे ही जीवन मूल्यों का अध्ययन है। हम खुश होकर करते हैं, सुखी होकर करते हैं, परंतु आज खुशहाली की, सुख की परिभाषाएं बहुत भिन्न है। और स्थिर नहीं है। प्रत्येक परिवार में ही प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग उसकी परिभाषा बनी हुई है, अलग अलग उसके स्पष्टीकरण है। ये सब समान कैसे हैं, साम्य कैसे हैं, इसको अपन पहचानेंगे कैसे। इसीलिए मुझे बार बार एक अभ्यास समझ में आता है कि हम प्रौढ़ और संतान, इस संबंध में यह अभ्यास दिखता है। यह एक संबंध है जो आज की तारीख में दुनिया भर में अभी तो इस संबंध के बारे में सोच विचार बचा हुआ है, ऐसा दिखता है। दुनिया के किसी भी देश में बच्चों के बारे में जब भी कोई चर्चा, सोच विचार होता है तो उसमें, उस सोच विचार में दुनिया भर के लोग इन्वॉल्व होते हैं। आने वाली पीढ़ी के बारे में आज आज की कॉम्प्लेक्स परिस्थिति में भी सोच विचार तो है, और यही सोच विचार एक थ्रेड हम आप लोग परिवार में 3 पीढ़ी के साथ आगे पीढ़ी के लिए हम क्या रास्ता बना सकते, क्या उनमें गुणात्मक हम कर सकते हैं। और जैसे जैसे हमको समझ में आ गया कि ऐसे गुणात्मक प्रभाव के लिए, गुणात्मक परिवर्तन के लिए, प्रत्येक गुणात्मक परिवर्तन का वह स्वभाव हमारे में होना होगा। इसलिए स्वयं पर काम करने के लिए हम खुश होकर तैयार होते हैं।
इस प्रकार की मूल्यमयता अभी जहां जहां हम लोग संपर्क संबंध हैं, विशेष करके समान के साथ जो संपर्क और संबंध है, वहां काफी स्थितियां कॉम्पिटिटिव नजर आती है। उसमें एक प्रकार का स्पर्धात्मक तनाव है, और ऐसे तनावों में मजबूरी में ये मूल्य नहीं सीखे जा सकते। मजबूर होकर के सम्मान करना ये कभी नहीं होगा। मजबूरी में विश्वास करना ये कभी नहीं होगा। मजबूरी में धैर्य रखना ये कभी नहीं होगा। स्वाभाविक रूप में सम्मान करना होगा, तो हमें आगे पीढ़ी की ओर, मुझको लगता है अब हम सबको ध्यान देना होगा। और आगे पीढ़ी का जैसा हम लोगों को पता लग रहा है कि आगे पीढ़ी तर्क में आगे है। 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष जैसे ही बच्चे बोलने लग जाते हैं, आश्चर्यकारक तर्क प्रस्तुत करते हैं। इतना तो हम भी नहीं बोलते होंगे। अब जब उनका तर्क सामने आ रहा है, उस तर्क का उत्तर जो अभी तक हमने किया, एक तो याद ही नहीं हमको हमने क्या किया, कैसे बड़े हो गए, बहुत अच्छे से याद नहीं है। वो जो छोटी छोटी खुशियों में हम आगे बढ़ गए, उसका हमने अवमूल्यन कर दिया, और आज हम सर्वाधिक लोग पैसे के बोलबाले के सामने झुक चुके हैं। पैसा और सुविधाओं के सामने ऐसा लगता है कि हमने सिर झुका दिया। तो ये जो मूल्य परिवर्तन हुआ है हम सभी में, आज हम चर्चा भी करेंगे कि जो सुख, शांति, संतोष, आनंद ये जीवन मूल्य हैं, ये श्रेष्ठ योगाभ्यास के फलन है। और ऐसे योगाभ्यास के लिए हम सभी के मानसिकता में मूल्यमयता होना आवश्यक है। अभी ये मूल्य बीज रूप में है, यानी हमारे में भाव बीज रूप में है। ये भाव विकसित नहीं है, अविकसित हैं, कुंठित हैं, और इनके प्रकटन के लिए अभी रास्ता नहीं है। इसलिए हर एक व्यक्ति अपने में कैद है, तलाश में है किसी प्रकाश की। तो हमें अब ये व्यवस्थित रूप में आत्मसात करना होगा। ये जो प्रकाश की तलाश है, उसके लिए मुझको मेरा दरवाजा खोलना होगा। उसका नाम है विचार। और विचारों के दरवाजे खोलने के लिए एक सुखद, मुलायम, मासूम जिसे नॉकिंग कहते हैं, जो खटखटाना है। कौन खटखटा रहा है? तो ये जो आने वाली पीढ़ी है ना, ये रोज इस दरवाजे को खटखटा रही है कि खोलो, अपने विचार का दरवाजा खोलो। ये कैसे पता लगता है? तो ये जो 3-4 साल, 5, 10, 11, 12, जब तक कि हमारे जैसा चतुर नहीं होता बालक, तब तक अपने प्रश्नों से
और हमारे विचार के दरवाजे को ये खटखटाते हैं, क्योंकि हमारी मासूमियत, हम वैसे ही थे, हमारी मासूमियत विलुप्त हो गई। क्यों? एक तो परंपरा में ऐसे भावों की शिक्षा नहीं है, ऐसे व्यवहार की शिक्षा नहीं है, इसलिए हमें माताजी, पिताजी, परिवार में ये भाव क्या है, इन भावों का पता ही नहीं लगता है। हमें इस पर विश्वास करना होगा कि ये जो भाव का पता लगता है, ये शिक्षा से आएगा। परंतु ये शिक्षा कैसे होगी? इसीलिए इसको कहा ये चेतना विकास मूल्य शिक्षा है। और हमारी चेतनाओं के विकास में ये जो आने वाली पीढ़ी है, ये सहायक है। इनका खटखटाना, इनका मासूमियत से प्रश्न पूछना, और स्वाभाविक रूप से जहां सुरक्षा बच्चे महसूस करते, प्रश्न वहीं करेंगे। जहां किसी संबंधी के साथ वो भयमुक्त महसूस होते हैं, वहीं ये फैलते हैं। हाँ, छोटे बच्चों के जो व्यवहार है उसमें फैलना, फैलना मतलब जिद करना, फैलना मतलब खींचना, फैलना मतलब अपनी इमोशंस को व्यक्त करना, ये फैलना होता है। फिर जो बड़ों को उस फैलाव को देखकर बड़े मुस्कुराते भी हैं, लेकिन समेटना भी होता है। उसके फैलाव में अगर मोहित होकर के हम उसके फैलाव में फैल गए, तब तो बड़ा रायता। और जो आज जो फैला हुआ रायता है, वो यही है कि जो बचपन में जो फैलाव हो गए, उन फैलावों को हम भी उसमें मोहित हो गए। और आज जब यही बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो पीढ़ी में दूरियां दिख रही हैं। उनके अनुभव अलग हो गए, हमारे अनुभव अलग हो गए, और दोनों के अनुभवों में मेल मिलाप ना हो पाने का कारण आज हमको हमारे अपनों के साथ ही सुख महसूस नहीं होता। इसलिए इन मासूम बच्चों के तर्कों को गंभीरता से लेना होगा। ये हंसी मजाक नहीं है, और गंभीरता से लेकर इनके उत्तर हमें व्यावहारिक तलाशने होंगे, और इन उत्तरों के लिए पढ़ना होगा, पढ़ाई करनी होगी। और अगर हम नहीं पढ़ेंगे इन उत्तरों को, तो फिर हम अपने मन गढ़ंत जवाब देंगे। वही रायता फैल गया, हम भी फैल जाएंगे, फिर सभी मिल करके फैलेंगे। बच्चे थोड़ा जल्दी ठीक हो जाते हैं, हमारा फैलाव है कि बंद ही नहीं हो रहा है। इतनी अनंत इच्छाएं चल रही हैं, हर बड़ा उसको महसूस करता है। उतनी अनंत इच्छाएं थोड़ी सी उपकार के लिए हो जाए, ये कहां हो रहा है? उपकार में इच्छा हो जाती है तो वो नियंत्रित हो जाती है। हमारी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं है, इसका मतलब हमारे में कोई उपकार का स्वरूप तैयार नहीं है। जबकि अब हम बड़े हो गए उपकार के लिए ही। इसलिए आगे पीढ़ी में तर्क सम्मत, तर्क संगत, व्यवहार संगत तैयार होने के लिए अध्ययन आवश्यक है, और अध्ययन के लिए श्रवण आवश्यक है। और श्रवण
का मतलब है पढ़ना, पढ़ना ही सुनना है। इसलिए आने वाले सत्रों में एक सहायता के रूप में सभी पुस्तकों को एक सुगम प्रस्तुति के अर्थ में हम अपने और बंधु भगिनियों को भी निवेदन करेंगे कि प्रत्येक सप्ताह में एक एक पुस्तक का विश्लेषण इसलिए भी करते हैं ताकि हमारा पढ़ने में मन लग सके। हम पढ़ लिया मतलब सुन लिया ऐसा हो। एक दो मैं ऑब्जर्वेशंस आपके लिए रखता हूं। यदि मैंने सुन लिया, व्यवस्थित सुन लिया, मुझको लगता है अपना काम बनने लगा। जब तक मैं सुनता नहीं हूं, आज भी व्यवहार में दिखाई देता है। परिवार में बहुत स्पष्ट हमको ये उदाहरण मिलते हैं कि यदि मैंने संबंधी का ठीक से सुना है, मन से सुना है, एक्शन में आने को 4 दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे, लेकिन आएगा जरूर। लेकिन अगर मैंने सुना ही नहीं है तो कोई संभावना ही नहीं है उसको एक्शन में लाने की। और अगर एक्शन में आता है तो वो बहुत विचित्र तरीके से आता है, नॉट एक्सेप्टेबल ऑन ह्यूमन ग्राउंड्स। यानी यदि मैं पिता हूं और बिटिया मेरी सुनती है, और अगर वो मेरे भय के कारण सुनती है, मेरे द्वारा दिए गए प्रलोभन के कारण सुनती है, तो उसका जो मेरा सुना हुआ अगर उससे के व्यवहार में आएगा तो वो अमानवीय होगा। और यदि बिटिया सुनती हैं, वो मेरे भावों को कनेक्ट करती हैं, भले ही अभी नहीं सुन रही है, मुझको मेरे भावों पर विश्वास है। ये विश्वास है कि जिस दिन इसने उस भाव को सुन लिया, रास्ता बन गया। फिर एक यात्रा में वो पूरा ना हो, अगली यात्रा में होगा, क्या दिक्कत, क्या आपत्ति। पर यदि भावों को सुनना ही नहीं हुआ है तो कोई संभावना नहीं है। शायद हम आप परिवार में रहकर हम सुन नहीं रहे, हम जो सुन रहे हैं वो अनुकूलता और प्रतिकूलता में सुनने का अभ्यास है, जबरदस्त अभ्यास है। और वो अमानवीय है। क्यों? क्योंकि बहुत उथला है, उसमें गहराई नहीं। क्यों गहराई नहीं है? क्योंकि ये जीवन में जो सुख है उसको नहीं छू रहा है, शांति को नहीं छू रहा है, संतोष को नहीं छू रहा है, और आनंद को नहीं छू रहा है। क्यों नहीं ऐसे हो रहा है? क्योंकि सुनाने वाले ने उसका अनुभव ही नहीं किया है। तो सुनने वाले से कैसी अपेक्षा हो? इसलिए हम आप सभी को जीवन में जो सुख है, शांति है, इसका अनुभव करना होगा और ऐसे सुख के स्रोत पहचानने होंगे। इसलिए मानव का अध्ययन आवश्यक है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। घटना रूप में क्या घटता है, नियम रूप में क्या होता है, कहाँ होता है, कैसे प्रक्रियाएं होती हैं, इसका पूरे का एक शब्द में नाम है चिंतन। और ऐसा चिंतन वाङ्मय में पूज्य बाबा जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो हमारे लिए ना सही, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए ही सही,
ये जो कभी कभार सुनता हूं ना कि ये पढ़ने में आनाकानी, ये अस्वीकार्य है। पढ़ना क्यों, शायद हमने सुना नहीं। पढ़ना मतलब सुनना, अंडरलाइन। अभी भी हम सुनते हैं लेकिन उसमें कंटेंट कितना है, इसलिए सुना नहीं जाता। तो क्या जिंदगी भर अनसुने ही बैठेंगे? अब अगर हम ऐसे अनसुने बैठेंगे तो वही विचार का दरवाजा बंद है, सामने से खटखटा रहे हैं, तो वो निराश होकर के चला जाएगा अगला पीढ़ी। भाई हमने खटखटाया था, देर इज नो रिस्पॉन्स। हमारे अपने पैसे का रिस्पॉन्स नहीं सुनते, ये हमको अच्छे से सुनना होगा। हमारे अपने धन पद के रिस्पॉन्स से नहीं सुनेंगे, बुद्धि से सुनेंगे। और उसका अभ्यास बचपन से ही करना होता है, कराना होता है। इसलिए पढ़ना बराबर सुनना। सुन लिया, रास्ता बनाएगा। ये जीवन की महिमा है। जब तक ध्यान नहीं देते तब तक ही जो कुछ हमारे में अव्यवस्था है, जिस क्षण ध्यान चला गया, जीवन की अव्यवस्था बंद, जीवन में व्यवस्था का अभ्यास शुरू होता है। और तभी हम अपने अपनों के साथ कनेक्ट करने लगते हैं। फिर उसमें शब्द गौण हो जाते हैं, अर्थ प्रधान हो जाता है। पर इसमें समय तो लगेगा। तो अर्थ प्रधान परिवार है। जीवन जीवन के अर्थ को सुनता है। आज भी हम इतने गंभीर होकर के सुनते हैं। परिवार में अगर हमने इस गंभीरता से सुनना शुरू कर दिया तो प्रत्येक व्यक्ति को हम गंभीरता से लेने लगेंगे। और यदि हम हमारे में से कई लोग गंभीरता से लेते हैं तो वो थोड़े से बेचारे दिखते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कि ये क्यों बोला, इसका क्या अर्थ है, किसके लिए बोला। परंतु उसका अर्थ नहीं मिलने से फिर हम वस्तुओं की सुनने लगते, यानी जड़ की सुनते हैं। और भोग विलास में, भोग विलास बराबर समस्या, बराबर दुख। तो बाबा जी ने ये एक पहचान लिया और एक उपकार उनका हुआ कि एक विधान उन्होंने दिया, आदमी खराब नहीं है, व्यवस्थाएं खराब हैं। आइए, कल गुरु पूर्णिमा हुआ, आज उस गुरु पूर्णिमा का हम उत्सव मनाते हैं। मेरी पवित्रता ही मेरा मनोबल है। और भोग विलास के रास्ते स्वेच्छा से बंद करके और समाधान समृद्धि के रास्ते पर चलने का एक संकल्प इस मंगल पवित्र बेला में लेते हुए और अपनी पवित्रता रूपी मनोबल के साथ फिर से एक बार उन सभी वास्तविकताओं को श्रवण करने का मानस बनाए रखते हैं। तब तक श्रवण रहेगा जब तक हमारे में श्रवण अधिकार पूरा होना। श्रवण अधिकार तभी पूरा होता है जब हम ये जो जीवन मूल्यों में जो योगाभ्यास है, चार परिवेशीय शक्तियों को अंतर नियोजन करने की और हमारी मानसिक तैयारी हो जाती है, उस दिन श्रवणाधिकार संपन्न हम होकर और मानवीयतापूर्ण जीवन के योगाभ्यास के लिए और हम प्रेरित रहते हैं, उत्साहित रहते हैं। क्यों?
क्योंकि ऐसे श्रवणाधिकार संपन्न होने पर हमने जो संपूर्ण मूल्य हैं मानव के वो सुन लिए हैं, और ऐसी मूल्यमयता के साथ अब हम हमारी प्रवृत्तियों के परिमार्जन के लिए तैयार हैं, स्वेच्छा से तैयार हैं। ऐसी तैयारी के लिए मेरी ओर से अनेक अनेक शुभकामनाएं आज के दिन की मंगल कामनाओं के साथ। आगे मंजूषा दीदी समापन। धन्यवाद। धन्यवाद भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी अध्ययनार्थियों का भी धन्यवाद। आज का दिन मंगलमय हो, इसी अपेक्षा से आज हम यहाँ रुकते हैं। आज के सत्र का यहाँ समापन करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद भैया जी, धन्यवाद दीदी, सभी को नमस्ते। सभी को नमस्ते भैया दीदी। नमस्ते, सभी को नमस्ते। नमस्ते। बहुत सुंदर प्रस्तुति दीदी की, बहुत प्रेरणादायी, और भैया का बहुत ही सटीक ध्यान आकर्षण। सबको धन्यवाद।